नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एमएससी प्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सबसे फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ पेपर है आप लोगों का ये। स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर जो आपका फोर्थ पेपर है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स इसमें क्या होंगे, रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे। रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशंस करेगा और उस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाएगा उस स्पेक्ट्रा को रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहेंगे और इस टेक्निक को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं। रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पास पास होते हैं। उसके एक रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को हम जे से डिनोट करते हैं। एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जब ये ट्रांजिशन करता है तो ये जब लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। उसके बाद ये हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल पे जाके अनस्टेबल हो जाता है और ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है। जब वापस आता है, जा रहा है, इस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है उस स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। और जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, इस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है इस स्पेक्ट्रा को एमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम में लेते हैं। कौन से स्पेक्ट्रा काम में लेते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम में लिया जाता है। क्या हो रहा है, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से ये इस पे जैसे ही रेडिएशंस डाली जाती हैं उन रेडिएशन से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और लोअर रोटेशनल लेवल से हायर रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशंस होते हैं और इस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहलाता है और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्लियर यहां तक। और इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मींस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे ये काम कर रहा है। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है या जो एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो माइक्रोवेव रीजन की होती है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम दूसरा नाम दे देते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रीजन है, कौन सा रीजन है, माइक्रोवेव रीजन है। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कंडीशन स्टडी करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशन स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है कंडीशन फॉर रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल।
condition for rotational active molecule. मॉलिक्यूल रोटेशन कौन से स्टेट में करेगा? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए। सॉलिड या लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, पास पास होंगे, उनमें इंटर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा जिससे मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। बाइंड होंगे तो उनमें रोटेशन आसानी से नहीं होगा। गैसेस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है और ये आसानी से रोटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द molecule must be in gaseous state. Because in liquid and solid state free rotation not possible. क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स में क्या नहीं होता? फ्री रोटेशन नहीं होता, इसीलिए इनको क्या होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस, मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस, क्योंकि ये जो काम करते हैं रोटेशन होगा, उस रोटेशन के कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा और उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ही यहाँ पे एनर्जी आएगी। तो एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है या जो रोटेशन हो रहे हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होना चाहिए। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उन्हीं में क्रिएट होता है जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं न्यू आर स्क्वायर, और ये न्यू जो है वो ये न्यू रिड्यूस मास है और इस रिड्यूस मास के कारण ही यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? मूवमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है। तो सेकंड क्या है? द मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन permanent dipole movement। जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो मॉलिक्यूल रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है वो रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए न्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डाइपोल मूवमेंट कौन कौन से हैं ऐसे? होमो डाई एटॉमिक होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। मीन्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे H2। इसमें दोनों मॉलिक्यूल दोनों कैसे है? एक ही न्यूक्लियाई से बने हुए हैं,
इसलिए ये कैसे होंगे, इनका डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, जीरो होगा। कैसा होगा, इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, इसलिए ये क्या होंगे, माइक्रोवेव इन एक्टिव मॉलिक्यूल। Cl2, ये सब क्या है, माइक्रोवेव इन एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। CH4, SO2, SO2, इन सब का डाइपोल मूवमेंट CO2, ये लीनियर है, इन सब के डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मीन्स इनमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है, माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। जिनके पास डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से होंगे वो, HCl, NO, CO, इनके पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, इसीलिए ये कैसे होंगे, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। तो हमने कंडीशन पढ़ी माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए। कंडीशन क्या है, पहला तो कि उस मॉलिक्यूल की स्टेट जो है वो कैसी होनी चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, और दूसरा हमने पढ़ा कि वो मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। रोटेशंस के आधार पे इन मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। देखो, मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन के कारण क्या क्रिएट होगा, मॉलिक्यूल में जब रोटेशन होगा तो रोटेशन के कारण यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। ड्यू टू रोटेशन क्रिएट movement of inertia in a molecule। और इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रोटेशनल एक्सिस पे। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करेगा, रोटेशन, डिपेंड ऑन द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस के ऊपर ये डिपेंड करता है। और रोटेट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट होता है। रोटेशन, जो मॉलिक्यूल्स का रोटेशन होता है वो तीनों एक्सिस में होता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स एक्सिस कौन सी मानी है, मॉलिक्यूल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानी, और इसके बाकी जो परपेंडिकुलर दो एक्सिस हैं वो एक वाई होगा और एक जेड एक्सिस होगा। मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम आई ए से डिनोट करेंगे। आई ए क्या है,
मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to molecular axis, मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और बाकी इनके मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस जो होंगी उनको आई ए और आई बी और आई सी से डिनोट करेंगे, आई बी और आई सी से डिनोट करेंगे। आई बी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट वाई एक्सिस कहेंगे और आई सी जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, आई सी जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। अब इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्रिएट हो रहा है ये इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इसी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के आधार पे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया, रोटेशन के आधार पे। ये जो रोटेशन होता है इसके कारण मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होता है, और ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के द्वारा जो एक्सिस में रोटेशन होता है। अब मॉलिक्यूल एक्सिस जिस पे मॉलिक्यूल है उस एक्स को हम एक्स एक्सिस कहा और उसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई ए कहा, और बाकी के दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हो रहा है उनको आई बी और आई सी कहा। एक्स वाई एक्सिस में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा उसको आई बी से डिनोट करेंगे, और जेड एक्सिस पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा उसको आई जेड से क्रिएट करेंगे। अब हम इस क्लासिफिकेशंस में हम कितने टाइप में डिवाइड किया इनको, पहला है लीनियर, दूसरा है स्फेरिकल, तीसरा है सिमेट्रिकल, और चौथा है एसिमेट्रिकल। लीनियर मॉलिक्यूल्स किन्हें कहा गया, जिनके मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट विद मॉलिक्यूलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और बाकी दो परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी और आई सी, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसको क्या कहा गया, लीनियर मॉलिक्यूल कहा गया। लीनियर मॉलिक्यूल किसको कहा गया, जहां पे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 होगी और बाकी दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हैं वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड ओ, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो इस एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए की वैल्यू 0 होगी, ये एक इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस में होगा और एक इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस में होगा। एक तो ये हो गया, ये एक्सिस हुई, फिर एक ये एक्सिस हो गई और एक ये एक्सिस हो गई। ये हमारा पेन, ये मार्कर लीनियर है,
इस मार्कर पे एक ये एक्सिस हुई, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हुई और ये एक्सिस भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हुई। इन दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों इक्वल होंगे। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IB और IC ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाएगा? लीनियर मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 होगी और बाकी दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं उनके रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इक्वल होगी। तो उनको क्या कहा जाएगा? लीनियर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। उसके बाद आता है स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में तीनों एक्सिस की रेस्पेक्ट में IA, IB और IC तीनों के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जब इक्वल आ जाती है उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले, क्यूबिक स्ट्रक्चर जिनकी होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इनके तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस सेंटर से आप देखो तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल मिलते हैं। जब इक्वल मिलेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहां पे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये एक्स एक्सिस, इस एक्सिस की बात करूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पे IA के रेस्पेक्ट में, IB के रेस्पेक्ट में और IC के रेस्पेक्ट में तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। उनको क्या कहा जाता है? स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, इनमें इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि लीनियर मॉलिक्यूल्स हम तभी कहेंगे जब IA की वैल्यू क्या हो? 0 हो। जब IA की वैल्यू 0 तो नहीं होती है, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं हो? IB और IC के इक्वल नहीं हो। IB और IC की वैल्यू तो आपस में इक्वल है, लेकिन वो IA के इक्वल नहीं होती है। उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। ये सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हो सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो और सकता है मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू कम हो। जब वैल्यू ज्यादा होती है, IA ग्रेटर देन IB इक्वल टू IC, तो इनको, इस सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ओब्लेट। और एग्जाम्पल है बेंजीन। और जब मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया IA ये लेस देन हुआ IB और IC से, तो इसको प्रोलेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोलेट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, CH3, Cl, ये इनके एग्जाम्पल है। उसके बाद एसोमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, एसोमेट्रिकल नाम से ही एसोमेट्रिकल है, मींस न तो AI नॉट इक्वल टू IB नॉट इक्वल टू IC। कोई भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे,
तो उनको क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स, जिनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है SF4, CH2Cl2, ये एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं। लीनियर मॉलिक्यूल्स, जहां पे मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 आ जाए और बाकी दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होते हैं, वो लीनियर होते हैं। सिमेट्रिकल टॉप में, जहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मॉलिक्यूलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बाकी के दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल नहीं हो, ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक में ज्यादा होगा और एक कंडीशन में ये कम होगा। जब ज्यादा होगा तो इसको ओबलेट कहा जाएगा और जब कम होगा तो प्रोलेट कहलाते हैं। तीसरा टाइप सिमेट्रिकल टॉप। सिमेट्रिकल मींस सिमेट्रिक फॉर्म, तीनों इक्वल हो, और एसिमेट्रिक तीनों नॉट इक्वल हो, ये क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिकल में तो स्फेरिकल में तो तीनों इक्वल होंगे और एसिमेट्रिक में तीनों नॉट इक्वल होंगे। अब हम कल की क्लास में रिजिड रोटेटर पढ़ेंगे, उनके लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, रिजिड रोटेटर मॉडल्स के लिए सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।